So welcome again to all of you. So our next topic is Narmada Bachao Andolan. So name itself it is telling it is related to the environment movement. एक और environment movement के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें कि आप देख रहे हो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं वे सभी सामाजिक आंदोलन जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा की है देश की आज़ादी के बाद अपनाए गए आर्थिक विकास मॉडल पर सवालिया निशान लगाते हैं। यानी कि हमारे देश में जितने भी आर्थिक विकास के जो मॉडल अपनाए गए थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान था, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क था। तो जो भी अभी हमने पीछे जितने भी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है उनमें से कहता है भी जहाँ एक चिपको मूवमेंट जो था आंदोलन चलाया गया था जिसमें कि पर्यावरण विनाश के मुद्दे को सामने रखा गया था। मतलब ये जो था वो जिसमें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, पेड़ को काटने के कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया। वहीं दूसरी ओर देखा कि आपने किसानों ने कृषि क्षेत्र की अनदेखी पर रोष प्रकट किया कि किस तरह से किसान जो लोग थे जब कृषि की अनदेखी किया गया, कृषि को जो था वो दरकिनार किया गया तो उस पर किसानों ने जो था वो उसके ऊपर रोष प्रकट किया। और तीसरा इसी तरह से दलित समुदायों के बीच जाति आर्थिक परिस्थितियां उन्हें संघर्ष की ओर ले गई। मतलब आप लोगों ने देखा कि दलित समुदाय के द्वारा जो दलित पैंथर्स ग्रुप बनाया गया किस तरह से उन्होंने अपने अगेंस्ट हो रहे अत्याचारों के ऊपर जो था फिर सरकार ने ध्यान दिया और उसके ऊपर सख्त कानून बनाए गए। और लास्ट जो हमने स्टडी किया उसके में हम लोगों ने ताड़ी बंदी आंदोलन के विकास के नकारात्मक पहलू की ओर इशारा किया था। ताड़ीवादी जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चलाया गया आंदोलन था जिसमें कि आपने शराब की बिक्री को बंद करवाया गया, जिसमें महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सरदार सरोवर परियोजना जो कि एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चलाया गया था, देखिए किस तरह से था। कहता है 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा नदी, कहते हैं नर्मदा घाटी के विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े 135 छोटे मझोले और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। यानी कि जो ये नर्मदा नदी थी इस नदी के अलग अलग एरियाज़ के अंदर जो है वो वहाँ जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जो ये नदी गुजरती है उसमें लगभग 30 बड़े 135 मिडल तथा एक 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध के रूप में दो सबसे बड़ी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो थे वो डिसाइड किए गए थे। यानी कि जो नर्मदा सागर बांध जो था वो मध्य प्रदेश में बनाना था और सरदार सरोवर जो बांध जो था वो बनाया गया था गुजरात के अंदर बनाए गए जाने थे, उसके ऊपर जो प्रपोजल रखे गए थे। नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। इस आंदोलन ने बांधों के निर्माण का विरोध किया। मतलब जो ये बांध बनाए जा रहे थे भी नर्मदा आंदोलन के अंदर नर्मदा नदी पर किए गए बांध का विरोध जो था सबसे पहले इसमें शामिल था। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ देश में चली रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठाता रहा है। यानी कि न केवल सिर्फ उन्होंने इन बांध को रोकने का कोशिश की और देश में जो विकास की परियोजना या डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठाता था। ये जो नर्मदा जो नदी के ऊपर जो बांध बनाया जा रहा था। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। यानी कि जो सरदार सरोवर जो एक प्रोजेक्ट था उसके अंदर एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और एक मल्टीपर्पज़ जो बांध था, डैम था, वो बनाने का प्रस्ताव था। बांध समर्थकों का कहना है कि इससे निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी। यानी कि सरकार जो थी ये बता रही थी भी इस प्रोजेक्ट के बनने के साथ साथ ही जो सरदार सरोवर डैम है इसके साथ साथ जो है वो पीने के पानी की कमी, सिंचाई की और बिजली की उत्पादन की सुविधा तो की जा सकेगी और कृषकों की जो उपज है उसमें भी गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। यानी कि उनकी जो प्रोडक्शन होगी वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बांध की उपयोगिता इस बात से भी जोड़कर देखी जा रही थी कि इससे बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। यानी कि बांध में ये भी जो थे वो अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो बाढ़ में जो नुकसान होता है उस नुकसान को भी कम किया जा सकेगा। और लगभग इसमें 245 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे थे। यानी कि अगर उस समय की बात करें तो बारिश के समय में 245 गांव डूब जाते थे। अतः प्रभावित गांवों में करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया। उन्होंने कहा भी अगर यहाँ ये डैम बनाए जाते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ से पुनर्वास का मुद्दा जो था वो सबसे पहला था। यानी कि यहाँ से जाना पड़ेगा
इनको हटाना पड़ेगा और इनको कहाँ बचाया जाएगा, तो गांव वाले जो थे इस बात का मुद्दा सबसे पहले उठा रहे थे। इन गतिविधियों ने एक आंदोलन की शक्ल 1988 और 89 के दौरान मिली, जब कई स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया। अब कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो थे, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में अपने आप को जो था वो मिलकर गठित किया गया था और एक बड़ा मूवमेंट चलाया गया था। चलिए बात करते हैं, डिबेट की बात करते हैं। वाद विवाद और संघर्ष का ये दौर था। क्या हुआ इस वाद विवाद और संघर्ष के दौर में, हम देखिए। कहते हैं नर्मदा आंदोलन अपने गठन की शुरुआत से ही सरदार सरोवर परियोजना के विकास परियोजनाओं के बेहतर मुद्दों को जोड़कर देखता रहा है। जो नर्मदा आंदोलन चलाया गया था वो सरदार सरोवर परियोजना के विकास परियोजनाओं की, मतलब जो सरदार सरोवर में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं पॉलिसीज़ जो बनानी थी उसके साथ इसको जोड़कर देखता रहा है। यह आंदोलन विकास के मॉडल और उसके सार्वजनिक औचित्य पर भी सवाल उठाता है। मतलब अगर हम बात करें तो ये जो विकास का जो ये मॉडल बनाया गया था वो सार्वजनिक औचित्य पर भी सवाल उठाता है। सार्वजनिक मतलब पब्लिक के फ़ायदे के लिए बात पर भी क्वेश्चन मार्क करता है। भी आंदोलन में मुख्य दलील यह रही है कि अब तक की सभी विकास परियोजनाओं पर हुए कुल खर्च का विश्लेषण किया जाए। मतलब यहाँ लोगों का ये कहना था कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जितना भी खर्च किया गया है उस खर्चे का एक विश्लेषण किया जाए। आंदोलन के अनुसार परियोजनाओं के लागत विश्लेषण में इस बात का भी जायजा लिया जाना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों में इन परियोजनाओं का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। यानी कि पहली बात तो गांव वाले जो इस प्रोजेक्ट से जानना चाहते थे भी इसके ऊपर कितना खर्च जो है वो लगाया गया है, और दूसरा अभी तक के, और इस बात का भी विश्लेषण किया जाए भी अभी तक लोगों को इस प्रोजेक्ट से कितना ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, कितना ज़्यादा उन्होंने संघर्ष झेला या कितना ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ का नुकसान झेला है, उस चीज़ का भी जो है वो खामियाजा देखा जाए या उस चीज़ को भी इस चीज़ में देखा जाए या इस प्रोजेक्ट के तहत देखा जाए। आंदोलन के नेतृत्व ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि इन परियोजनाओं का लोगों के पर्यावास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। अब जो लोग इस आंदोलन के तहत, ये आंदोलनकर्ता जो थे वो ये भी कह रहे थे कि इन परियोजनाओं के अंदर लोगों की अर्निंग के ऊपर, लोगों के कल्चर के ऊपर, लोगों के एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। शुरुआत में आंदोलन ने यह मांग रखी कि परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों को समुचित पुनर्वास किया जाए। मतलब स्टार्टिंग में जब ये मूवमेंट चलाया गया तो इस मूवमेंट में उनका मानना था भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सब लोगों को जो है वो रिहेबिलिएट किया जाए, सब लोगों को जो है अपना घर दिया जाए और उनको दोबारा बसाया जाए। आंदोलन के लोगों ने इस महाकाव्य विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। मतलब जो ये निर्माण किया जा रहा है उसकी प्रक्रिया, जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से इसके प्रोसेस के द्वारा इसको बनाया जा रहा था, इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था, उसके ऊपर भी उन्होंने सवालिया निशान उठाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परियोजनाओं के निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए। मतलब लोगों, उनका जो लोग इस मूवमेंट को बचाने के लिए या इस नर्मदा को बचाओ आंदोलन जो चला रहे थे, उनका ये मानना था कि जो आसपास या स्थानीय लोग जो हैं उनकी भागीदारी इस में ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर उन लोगों से भी जो है वो इस बात में राय डिस्कस जरूर होना चाहिए। जल, जंगल, ज़मीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। मतलब वो मानते थे कि ऐसी जगह, उनकी जगह पर जब ये चीज़ बनाई जा रही है तो वहाँ के जल, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर उन्हीं का नियंत्रण होना चाहिए। आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया कि लोकतंत्र में कुछ लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों को नुकसान क्यों उठाना चाहिए। मतलब बात ये भी थी भी कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए बाकी लोगों का नुकसान क्यों होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को जिन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा, जो जिन लोगों के घर बार या आजीविका का साधन खत्म किया जाएगा, उनके लिए तो ये कोई डेवलपमेंट हुई नहीं, उनके लिए तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। अब बड़े आंदोलन बड़े बांधों की खुली मुखालफत करता है। मतलब जो बड़े आंदोलन जो थे वो बड़े बांधों के लिए लेकर भी जो है उसको क्रिटिसाइज़ करता है, मुखालफत करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्यों में तीव्र विरोध हुआ। जाहिर सी बात है क्योंकि वहाँ के लोगों को इसका बेनिफिट होना था, तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था उनका जो है तीव्र विरोध हुआ यहाँ पर। परंतु सरकार और न्यायपालिका दोनों ही स्वीकार करते हैं कि लोगों का पुनर्वास मिलना चाहिए, यानी कि जिन लोगों को हटाया गया है वहाँ से उन लोगों को बसाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति, मतलब 2003 के अंदर जो है नेशनल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो नर्मदा बचाओ के
आंदोलन में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भी, सरकार द्वारा ये कहा गया था कि इनको दोबारा बसाया जाएगा यहाँ से कहीं और जो है। परंतु सफलता के साथ साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध के निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने पर तीखा विरोध भी झेलना पड़ा। यानी कि अब जो थे, सरकार द्वारा उनकी मांगों को तो मान लिया गया था, लेकिन बांध का विरोध करने पर उन्हें तीखा विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि अब वो बांध के विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक उनकी जो डिमांड थी भी, लोगों का बसाया जाना बहुत ज़रूरी है, तो उनको बसा दिया गया था वहाँ, इस बात को स्वीकार कर लिया गया था। आलोचका का कहना है कि आंदोलन का अड़ियल रवैया विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। लेकिन लोग जो थे वो टस से मस नहीं होना चाहते थे, अपने आंदोलन के ऊपर बरकरार रहना चाहते थे। इसलिए इस अड़ियल रवैये के कारण जो है वो पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उनका मानना था, सरकार ये मान रही थी कि ये लोग जो है अपना अड़ियल रवैया छोड़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बांध निर्माण करने में जो है उन्हें प्रॉब्लम, मुश्किल आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने की हिदायत दी। अब सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ा, उन्होंने कहा भी इस बांध को जो है आगे बढ़ाया जाए, लेकिन साथ ही उसे यह भी आदेश दिया गया कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास सही ढंग से किया जाए। यानी कि एक तरह से जुडिशरी को इंटरफेरेंस करना पड़ा और जुडिशरी के द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि जिन लोगों को यहाँ से हटाया गया है, जिन लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस किया गया है, उन लोगों का सही ढंग से पुनर्वास करना बहुत ज़रूरी है और प्रोजेक्ट को जो है वो अपने काम से आगे बढ़ाते जाएं। नर्मदा बचाओ आंदोलन 2 से भी ज़्यादा दशकों तक चला। आंदोलन ने अपनी मांग मुखर करने के लिए हर संभव लोकतांत्रिक रणनीति का भी इस्तेमाल किया। यानी कि यहाँ जो था, हर संभव नीति का इस्तेमाल किया गया ताकि इस आंदोलन को रोका जा सके, इस आंदोलन को बढ़ाया जा सके और इस आंदोलन के अंदर जो है वो बांध निर्माण को जो है वो रोका जा सके। आंदोलन ने अपनी बात न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उठाई, मतलब इंटरनेशनल लेवल तक भी इस मुद्दे को उठाया गया। आंदोलन की समझ को जनता के सामने मुखर करने के लिए नेतृत्व ने सार्वजनिक रैलियों, सत्याग्रह जैसे तरीके का भी प्रयोग किया, परंतु विपक्षी दलों सहित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के बीच आंदोलन कोई खास जगह नहीं बना पाया। यानी कि विपक्षी पार्टियों में भी अगर हम कहें तो ये आंदोलन जो था वो कोई खास अपनी पैठ नहीं बना पाया, कोई खास फायदा नहीं हो पाया इससे। वास्तव में नर्मदा आंदोलन की विकास रेखा भारतीय राजनीतिक में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दलों के बीच निरंतर दूरी को बयां करती है। मतलब ये अगर हम देखें तो यहाँ एक तरह से वो राजनीतिक दलों से दूरी बढ़ती जा रही थी इस आंदोलन की, और 90 दशक के अंत तक पहुँचते पहुँचते नर्मदा बचाओ आंदोलन से कई अन्य स्थानीय समूह और आंदोलन भी आ जुड़े थे। ये सभी आंदोलन अपने क्षेत्रों में विकास की बृहद परियोजनाओं का भी विरोध करते थे। इस मुकाम तक आते आते नर्मदा बचाओ आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे समधर्मा आंदोलन का एक गठबंधन सा बन गया। आप देखते हैं कि किस तरह से इस आंदोलन को अगर कहीं सफलता मिली तो जुडिशरी का भी इसमें रोल था कि उन लोगों को दोबारा बसाया जाए और जुडिशरी का फैसला भी इनके फेवर में आए, लेकिन साथ के साथ जुडिशरी ने यह भी आदेश दिया कि प्रोजेक्ट का काम भी आगे चलते रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि यह आंदोलन जो है वो विरोधी पार्टियों में, यानी कि रूलिंग पार्टी के आगे जो अपोजिशन पार्टी है वहाँ भी कोई अपनी खास प्रभाव नहीं बना पाया, क्योंकि उनका इनको समर्थन नहीं मिला। तो इस तरह से मुकाम तक आते आते नर्मदा बचाओ आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे सब धर्म आंदोलन का एक संगठन सा बनकर रह गया। तो ये था हमारा आंदोलन, जिसको कि हमने देखा कि किस तरह से नर्मदा बचाओ आंदोलन आगे बढ़ा, प्रोग्रेस हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी ये आंदोलन बढ़ा, लेकिन जो था वो और कई आने वाले आंदोलनों के लिए एक तरह से ये इंस्पिरेशन बन गया। नेक्स्ट हम टॉपिक में देखेंगे कि जन आंदोलन से सबक, किस तरह से एक सबक लिया गया जन आंदोलनों से।